दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था कि हम जो है जल्दी जापानीज़ क्लासेस का आगाज़ करेंगे। तो दरअसल कुछ मसरूफ़ियत ऐसी थी और आपको मालूम है कि मेरा हुजरा जो है बहुत छोटा है और इसमें सेटिंग किस तरह की जाए, वाइट बोर्ड कहाँ रखा जाए, कैमरा कहाँ रखा जाए और कैसे यूट्यूब बनाई जाए, तो ये इसी शशोपंज में पड़ा हुआ था मैं, जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया। तो बहरहाल मैं आज अपने हुजरे से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज जापान में 3 जून रात के 11:30 बजने वाले हैं और 2020 चल रहा है। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं। तो सोचा कि आज हम पहला जो लेसन जो है वो उसको स्टार्ट कर ही लिया जाए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जापानीज़ जो बोलना और समझना तो उसका तलफ़्फ़ुज़ एक जैसा ही है, लेकिन उसके तर्ज़ तहरीर जो है यहाँ पर जापान में 3 हैं। और नंबर 1 खांजी और उसके बाद हिरागाना और काताकाना है। लिहाजा खांजी सीखने से पहले हमें हिरागाना और काताकाना पे बिल्कुल दस्तरस हासिल करना ज़रूरी है कि हिरागाना किस तरह लिखी जाती है, किस तरह पढ़ी जाती है, और काताकाना किस तरह लिखी जाती है, किस तरह पढ़ी जाती है। लेकिन ये कि हिरागाना और काताकाना दोनों जो है उनका तलफ़्फ़ुज़ एक जैसे ही है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हिरागाना जापानीज़ ने खांजी को उसका तलफ़्फ़ुज़ को इज़हार करने के लिए ये अख़ज़ की थी। और जो काताकाना है वो उन अल्फ़ाज़ के लिए थी जो कि जापान के अपने नहीं थे, बल्कि गैर ममालिक से जापान आए। और मिसाल के तौर पर दीगर ममालिक के लोगों के जो नाम हैं वो काताकाना में लिखे जाते हैं, खांजी में नहीं लिखे जाते। इसी तरह दीगर मुल्कों से जो अंग्रेज़ी के वर्ड्स या किसी और मुल्क की ज़ुबान के वर्ड्स जो जापान में आके राइज हुए, उनकी खांजी नहीं है, उसका इज़हार करने के लिए काताकाना जो है तख्लीक की गई। तो काताकाना हिरागाना के हरूफ तहजी, जिस तरह का हमारा अल्फ़ाबेट है ए बी का और अलिफ बे पे का, तो इसी तरह हिरागाना और काताकाना के 46 हरूफ तहजी हैं। और ये यहाँ की जो खांजी जो है उसके तलफ़्फ़ुज़ को इज़हार करने के लिए ये तख्लीक की गई थी। तो सबसे पहले तो ये है कि खांजी कहाँ से आई। खांजी जो है जो यहाँ की तारीख़ के मुताबिक आज से 1,500-2,000 साल पहले चाइना से चलती हुई सफ़र करती हुई यहाँ जापान पहुँची। और चूँकि खांजी जो चाइनीज़ की एक वो शक्लों की अलामती एक ज़ुबान है, जिससे अलामतों के ज़रिए, शक्लों के ज़रिए उसको ज़ाहिर किया जाता है और उसके मायने अख़ज़ किए जाते हैं। तो चाइना से जो खांजी जापान चल के आई, तो उसके अंदर उन लोगों ने कुछ जापानीज़ ने अपने तौर पर जो उनके अल्फाज थे खांजी के, उसका जो तलफ़्फ़ुज़ था, एक्सेंट था, उसके मुताबिक उसी के बेस के ऊपर इन्होंने यहाँ पे 2 तर्ज़ की खांजी तख्लीक की। एक वो खांजी जिससे जो पढ़ें तो उसका जो मायने ज़ाहिर नहीं होते, लेकिन वो तलफ़्फ़ुज़ जो है चाइनीज़ खांजी का था और उसी के बेस पे उन्होंने उसके अल्फाज उसका तलफ़्फ़ुज़ अख़ज़ किया। और उसके बाद इन्होंने अपने तौर पे इसको आसान करने के लिए उसके साथ अपनी हिरागाना जो इनका हरूफ तहजी है उसको उसके साथ शामिल किया। तो हिरागाना और काताकाना को जो है फुरीगाना भी कहा जाता है। फुरीगाना का मतलब ये है कि अगर कोई खांजी का लफ्ज़ होता है जो कि पढ़ा नहीं जा सकता, किसी को आम आदमी जो है जिसने नहीं खांजी की स्टडी की, तो उसके तलफ़्फ़ुज़ को इज़हार करने के लिए फुरीगाना नीचे या उसके ब्रैकेट में या उसके ऊपर जो है लिखा जाता है, ताकि पता चले कि ये लफ्ज़ क्या लिखा गया है। इसी तरह खांजी जो है उसके पढ़ने के 2 असलूब हैं। एक खांजी को कहते हैं ओनयोमी और दूसरे को कहते हैं खुनयोमी। ओनयोमी का मतलब, जैसे कि मैं पता है कि आपको जापान में जो हमारे पाकिस्तानी या इंडियन जो दूसरे ममालिक के लोग जो हैं, जो उर्दू या हिंदी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, और उन लोगों ने जो जापान में 30 साल से 35 साल से 15 साल से 10 साल से जापान में मुकीम है, वो लोग जो हैं जापानीज़ अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन चूँकि खांजी मुश्किल होने की वजह से वो इसके ऊपर इन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। तो लिहाजा मेरा जो टारगेट है सिर्फ वही लोग हैं जो कि जापान में अरसा दराज से मुकीम है और वो खांजी लिखना और पढ़ना चाहते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले हिरागाना काताकाना जो इनकी हरूफ तहजी है वो पढ़ना लिखना ज़रूरी है। तो जब हम हिरागाना और काताकाना पढ़ लेंगे तो फिर हम उसको खांजी को भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दौरे हाजिर में, असर हाजिर में जो कंप्यूटर और जब से इंटरनेट आया है, इसकी बर्क रफ्तारी की जो तरक्की थी उसकी वजह से पूरी, ना सिर्फ जापान बल्कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया की जो वहाँ की मकामी ज़बानें थीं या वहाँ की उनकी नेशनल लैंग्वेज थी, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। क्योंकि लोगों ने जब ये कंप्यूटर और इंटरनेट इतनी बर्क रफ्तारी से तरक्की की, तो वहाँ पर लोगों को हाथ से लिखने का जो आदत थी वो कम होती चली गई। तो जापान में भी यही सूरत हाल है कि इस वक्त जो जापान की नौजवान नस्ल है ख़ास तौर पर, वो जब
उनको भी लिखने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। तो ख़ास तौर पे जब कोई वो, चूँकि इसकी वजह ये है कि पहले किसी ज़माने में हाथ से लिखा जाता था, जिस तरह हमारे मुल्क में भी हाथ से लिखा जाता था, स्लेट पे लिखा जाता था, या तख्ती पे लिखा जाता था, या कागज़ों पे लिखा जाता था। अभी जापान में ये लिखने का रिवाज बहुत कम हो गया है, तो जिसकी वजह से लोगों को खांजी जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको जब वो लिखते हैं तो उसके स्ट्रोक्स भूल जाते हैं कि इसको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है। तो लिहाजा इसकी वजह ये हुई है कि हिरागाना या काताकाना अगर आप कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे आप इनपुट करेंगे तो उसकी जो मतलूबा खांजी है वो सामने आ जाती है। तो लिहाजा जब वो सामने आती है तो वो उसी तरह उसका जो है सेंटेंस बना के उसको आगे कर देते हैं। और प्रिंटिंग का दौर है आजकल, तो हाथ से लिखने का दौर नहीं है। इसकी वजह से खांजी जो है लोगों में इतना लिखने का रुझान जापान में भी नहीं है और बहुत कम होता जा रहा है। ख़ासतौर पर जवान नस्ल जो है जापान की, वो खांजी से समझे कि बहुत पीछे जाती आ रही है। और चूँकि जो जापान के पुराने लोग हैं वो चूँकि आज भी लिखने की वो मशक़ करते हैं और उनकी जो खांजी लिखने का जो सलाहियत है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन अंदेशा है कि आने वाले सालों में या आने वाले दौर में जो है लिखने का रिवाज बिल्कुल कम हो जाएगा। चूँकि आप हिरागाना अगर आप लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं तो अगर आपने कोई सेंटेंस लिखना है, कोई ख़त लिखना है, तो आप हिरागाना में उसको आप डालते जाएँ तो वो उसकी खांजी मतलूबा खांजी सामने आपके आती जाएगी। लिहाजा मैंने भी ये सोचा कि अपने दोस्तों को खांजी मैं कोशिश करूँगा कि उनको लिखना भी आए और उसको पढ़ना भी आए। तो कोशिश ये करें कि हम पहले हिरागाना, काताकाना मुकम्मल तौर पर उस पे अबूर हासिल करें, उसको लिखना सीखें अच्छी तरह से, उसको पढ़ना सीखें। अगर वो हमें लिखना और पढ़ना आ जाएगी तो फिर खांजी सीखना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। जैसा कि जो चाइनीज़ खांजी जो है वो टोटली खांजी, उसके अदाद जो है अल्फाज जो है खांजी में लिखे जाते हैं, लेकिन जापान में खांजी के साथ-साथ जो है हिरागाना भी लिखी जाती है, उसे ओकुरिगाना कहते हैं। जब किसी खांजी के लफ्ज़ के साथ वो और हिरागाना मिला के लिखी जाती है तो उसको ओकुरिगाना कहा जाता है। और लेकिन जो खाली अगर एक लफ्ज़ है खांजी का, अगर उसको पढ़ लिया आपने और उसका मतलब आपको समझ आ गया तो समझे कि वो जापानी खांजी है। और अगर एक लफ्ज़ जिसको आपने पढ़ा, ओन जोमी जिसे कहते हैं, अगर उसमें अगर आपने उसको पढ़ा, उसका अगर मतलब वाज़ेह नहीं होता तो समझें कि वो ओन योमी है। और जिसका मतलब वाज़ेह हो गया समझें कि वो खुन योमी है, यानी कि जापानी खांजी है वो। तो लिहाजा हमें ये दोनों सीखनी पड़ेंगी और सबसे पहले हमें हिरागाना और काताकाना पे अबूर हासिल करना होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमें टाइम ज़ाया किए बगैर हिरागाना की तरफ चलना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि हिरागाना की जो 46 अल्फ़ाबेट है वो हम 3 वीडियो में 15-15 मिनट की वीडियो जो होगी हम उसमें 2 या 3 में कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम हिरागाना में चलेंगे। और यह आपको बताता चलूँ कि जापान में भी जब बच्चे 6 साल की उम्र में पहली क्लास में दाखिला लेते हैं, इससे पहले उनको सिर्फ हिरागाना, काताकाना सिखाई जाती है। जब वो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो फिर उनको खांजी स्टार्ट की जाती है। तो जापान में भी जो गैर मुल्की या पाकिस्तानी जो नेशनलिटी लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये लाजिम है कि वो हिरागाना, काताकाना मुकम्मल तौर पर पढ़ें, लिखें, समझें। और खांजी की कम अज़ कम यहाँ के प्राइमरी स्कूल के 2 साल की खांजी जो है वो उसको लिखना पढ़ना ज़रूर आनी चाहिए। लिहाजा मेरी कोशिश ये होगी कि हिरागाना, काताकाना के बाद हम जो है खांजी के जो 2 साल की खांजी बच्चे जो पढ़ते हैं यहाँ पर, वो हम सीख सकें और पढ़ना भी सीख सकें और लिखना भी सीख सकें। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले हमें पढ़ना चाहिए, कि पढ़ना आनी चाहिए हमें। बाद में इसका मतलब भी पता हो जाता है। जापान में जो लोग रह रहे हैं उन्हें मालूम है। लेकिन बाद में हम उसके लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे, चूँकि खांजी के लिखने का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल वो डिसाइडेड है कि खांजी लेफ़्ट से राइट जाती है और अप से डाउन आती है। और उसमें चूँकि ये ब्रश से लिखने की ये एक खांजी थी, लिहाजा उनके अपने इनके अपने एक स्टाइल है, इनके एक अपना रूल्स हैं ये खांजी लिखने के। तो इसी तरह पढ़ने के एक खांजी का वर्ड है, उसके 2-3 पढ़ने के अंदाज़ होते हैं। पहले आपको बताया मैंने ओन योमी और खुन योमी, यानी कि चाइनीज़ पढ़ने का अंदाज़ और जापानीज़ पढ़ने का अंदाज़। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि इतनी तमहीद आज काफ़ी है। तो मैं आज थोड़ा सा आपको हिरागाना के जो है वो 46 हरूफ तहजी में से 10 हरूफ तहजी आज मैं आपको सिखाता हूँ। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम जो है फिर हम इंशाअल्लाह ताला इससे अगले जो है 15 या 20 उसको कवर करेंगे। और फिर इस तरह तीसरी वीडियो में हम हिरागाना जो मुकम्मल तौर पे वो सीख लेंगे। मैं अभी लिखता हूँ हिरागाना, और इसके बाद इसकी आपने प्रैक्टिस करने के लिए आप गूगल पे जाएँ या इंटरनेट पे जाएँ, तो वहाँ पर हिरागाना का चार्ट आपको मिल जाएगा। उस पे पूरा तरतीब से भी आ जाएगी, उसकी आप प्रैक्टिस अपने तौर पे भी कर सकते हैं। लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि आज हिरागाना हम स्टार्ट कर लें। तो सबसे पहले ये कि हिरागाना स्टार्ट करने की, जिस तरह कि हमारा अलिफ बे पे ते टे होता है, इसी तरह इंग्लिश में ABCD होता है, तो जापान में आ से स्टार्ट होता है। आ ई उ ए ओ। उसके बाद आ के बाद खा है, फिर सा है, फिर था है, फिर ना है, फिर इस तरह कंटिन्यू चलते हैं। तो सिर्फ 5 जो आवाज़ें हैं वो मेन होती हैं और उसी पे बेस करती हैं अगली आवाज़ें भी कि उसी की तरह निकलेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लीज़। आ देखें इस तरह लिखिए, यहाँ पे स्ट्रोक्स होते हैं। ये लेफ़्ट एक आपने लकीर लगाई, उसके बाद
यहाँ से लाके थोड़ा सा इसको तिरछा आपने किया और फिर यहाँ से ये घुमा दिया तो ये आ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आ, इसके बाद ई, यूं करके, और ये छोटा, ये ई है, ये हिरागाना, याद रखिए हिरागाना है। आ ई, उसके बाद ऊ, एक डैश लगाया, उसके बाद बेदी शक्ल की आधी है, समझे कि आधी बेदी शक्ल उसमें आ गई तो उसको ऊ कहेंगे हम, ऊ। ए डैश लगाया और जैसे जेड बनाते हैं, जेड लाके उसको थोड़ा सा कर्व में लाके लिख दिया तो ए हो गया। उसके बाद ओ, एक ओ हो गया। ठीक है, आ ई उ ए ओ। अगर हम उर्दू में लिखें तो इस तरह आएगा, ये अलिफ मद्दा आ, ये ई, ये ऊ, अलिफ पेश और वाव लगा के ऊ हो जाएगा। उसके बाद ए और ये ओ, हम इस पे पेश नहीं लगाएंगे तो ओ पढ़ा जाएगा, अगर पेश लगाए तो इसे ऊ पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें, अल्फ़ाबेट के अंग्रेज़ी में रोमन जी में लिखें तो आ को हमने इस तरह लिखना है, सिर्फ ए को याद रखें। जहाँ पर भी आपने देखा होगा जापान के स्टेशनों पर, किसी हमारे दौर में तो जब हम आए थे तो स्टेशन में जो नाम लिखे होते थे वो हिरागाना में होते थे, ब्रैकेट में हिरागाना होता था और ऊपर जो खांजी में हुआ करता था। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से आप जापान के एक कोने से दूसरे कोने तक किसी भी स्टेशन पर आप चले जाएँ, वहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट में भी उसके नाम लिखे हुए नजर आएंगे, ताकि फॉरनर्स को पढ़ने में आसानी रहे। लिहाजा यहाँ के जो रोमन जी ABC पढ़ने का इनका अपना स्टाइल है। ये ए अंग्रेजी में ए, इसको हम पढ़ेंगे जहाँ भी नजर आएगा, लेकिन जापान में अगर किसी वर्ड के नीचे ए आ रहा है तो हमें उसको आ पढ़ना है। अगर हम कहें कि आ लिखना है तो आ इस तरह लिखना है। इसी तरह ई जो है हम आई लिखेंगे, वैसे हम इसको आई पढ़ते हैं, लेकिन जापानी इसमें जब हम इसको ई लिखेंगे तो आई जहाँ जहाँ आएगा उसको हमने ई पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ओ, ऊ है। ऊ को जो है, ऊ तो वैसे अगर देखा जाए डबल ओ कह रहे तो ऊ उसकी अल्फाज निकलता है, तलफ़ुज़ निकलता है, लेकिन हम यहाँ पर जापान में इसको ऊ को यू से जाहिर करते हैं, यू। जहाँ जहाँ यू आएगा ये समझे कि ये ऊ इसको पढ़ना है आपने। ओके, उसके बाद ए है। अब ए तो ये है वैसे असल में ए, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये जापान में इसको आ पढ़ा जाता है, आई को ई पढ़ा जाता है और यू को ऊ पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना ज़रूरी है अगर आप बीच में अल्फ़ाबेट में लिखना चाहते हैं जापानीज़ के तलफ़ुज़ को। इसी तरह ए जो है उसको शो करने के लिए अंग्रेज़ी का ई है, वैसे हम इसको ई पढ़ते हैं, लेकिन जापान में जापानी जो है ई जहाँ लिखी आएगी उसको ए पढ़ेगा, वो ए, ई को ए पढ़ना है। इसी तरह ओ जो है, ओ नॉर्मल है बिल्कुल जैसे ओ लिखते हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो क्या हुआ, आ ई उ ए ओ, ये पहले 5 वॉवेल्स हैं, इसकी आवाज़ इसी आवाज़ की बेस पर अगले जो इनके अल्फाज जो हरूफ तवजीह हैं वो तश्कील दिए गए हैं। हमने वो टोटल याद करने 46। तो आ ये 5 ये हो गए, आ ई उ ए। मेरे ख्याल से आपको ये वाज़ेह हो गई होगी बात कि ये बेस है आवाज़ की निकलने की। अब मिसाल के तौर पे आ के बाद का आता है, का, तो का जो है इस तरह लिखते हैं, का। ठीक है, का मतलब काफ हो गया ना। तो अब आ से पहले अगर हम काफ लगाएं, आ से पहले हम काफ लगाएं तो क्या होगा, का, इसको हमने का पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह ये ई है और ई से पहले अगर हम काफ लगाएं तो की हो जाएगा वो, तो हम की लिखेंगे, की इस तरह लिखते हैं, 2 डैश लगी इस तरह लगाई आपने, और ये और इसको या नज़र आ रहा है आपको। थोड़ी सी आपको तकलीफ हो जाएगी देखने में, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है कि मेरे हुजरे में इतनी जगह वसत नहीं है कि मैं पूरा वाइट बोर्ड जो दीवार पे नस्ब करके मैं आपको उसकी तफसील बता सकूं। तो उम्मीद है कि आप इस पर गुजारा करेंगे। की, ये यू है, ये ऊ है, तो काफ के अल्फाज निकल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऊ है तो यहाँ पर कू होगा। कू के स्ट्रोक्स ये हैं, ये इसे कू पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ए है और ये काफ आ रहा है पहले, तो ए से पहले अगर हम काफ लगा दें तो के हो गया, के इस तरह, के। ओ है तो नॉर्मल सी बात है, ओ से पहले अगर हम काफ लगाएं तो क्या होगा, को इस तरह लिखना है। ठीक है, तो क्या हुआ, आ ई उ ए ओ और ये का की कु के को। अब मिसाल के तौर पे हम इसको उर्दू में लिखते हैं। ठीक है, उर्दू में हम लिखते हैं का। ठीक है, ये की, ये कू, पेश लगाएंगे तो कू होगा, और ये के। ठीक है, और ये को, इससे हम पेश नहीं लगाएंगे तो कू पढ़ेंगे नॉर्मली। ठीक है, ये देखें आप, नजर आ रहा है आपको के। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे इसको हमने अंग्रेजी में लिखना है, अल्फाबेट रोमन जी में लिखना है, तो आज आ ई उ ए के पहले ये का की सीरीज चल रही है, तो हम इससे पहले अगर के लगाते चले जाएं
तो आसान रहेगा। यानी कि पहले हम ये के है तो के पहले लगाएं, उसके बाद ये ए उठा के यहाँ लगा दें तो ये का हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ई है तो पहले के लगा के ये आई लिखा। अंग्रेजी में अगर हम पढ़ें इसको काई पढ़ सकते हैं ना, हो सकता है मिसाल जैसे काइट लिखा जाता है काई, लेकिन यहाँ पर हमने इसको की पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे डिसाइड हो चुका है कि इंग्लिश का जो ई है उसे हम आई लिखना है, ठीक है। आई को हमने ई पढ़ना है। इसी तरह ऊ जो है उसके साथ पहले काफ लगाए या के लिखे, उसके बाद यू लगा दें, ये कू हो गया, ठीक है। ये के है तो काफ पहले लेकर आए और ये ई है, ई यहाँ पर आ गया, इसे के पढ़ेंगे। इसी तरह ये ओ है, इससे पहले काफ लाए और ये लिखा तो को हो गया, ठीक है। तो अब इससे एक दफ़ा हम दोबारा रिपीट करते हैं, आ ई उ ए ओ, ठीक है। आ के बाद काफ है, जैसे हमारा अलिफ के बाद बे आता है, यहाँ पर आ के बाद काफ आएगा, आ खा डिसाइडेड, ठीक है। आ ई उ ए ओ, ठीक है। खा की कू खे। मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई आपको। बस ये ध्यान में आपने रखना है कि अगर ये, हालांकि ये ना भी सीखे तो इतना वो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप किसी स्टेशन पर जाएं तो उसका आपकी हिरागाना भी पढ़ना नहीं आ रही है, लेकिन आपको ये मालूम हो जाए कि जापान में ए को जो है आ पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ेंगे, यू को ऊ पढ़ेंगे और ई को ए पढ़ेंगे, ओ को ओ ही पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगा स्टेशन का नाम। अगर आप खंजी भी नहीं आती है, हिरागाना भी नहीं आती, खातागाना भी नहीं आती, तो आप इसको पढ़ने में कामयाब हो सकेंगे। इसलिए मैं साथ साथ में चाहता हूँ कि ये रोमाजी भी आप सीखना लिखना शुरू करें आप, ठीक है। तो इसके बाद आज सिर्फ हम ये 10 अल्फ़ाबेट सीखेंगे और बाकी जो है हम चाहेंगे कि अगली क्लास में 2-3 इसको दोबारा रिपीट करते हुए अगले जो है 10 अल्फ़ाबेट वो हम पढ़ेंगे। आ के बाद का होता है, का के बाद सा आएगा, तो सा की स्टडीज़ के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज यहीं तक रहने दीजिएगा और 15 मिनट की वीडियो बन चुकी है। मैं समझता हूँ कि इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें और साथ साथ में आप चाहें तो नेट पर जाके हिरागाना डालें, हिरागाना का चार्ट आ जाएगा। मेरी राइटिंग ख़राब है तो हो सकता है कि मतलब आपको थोड़ी तकलीफ हो देखने में, लेकिन जो प्रिंट होगी उसमें आपको उसमें पूरा उन्होंने लिखा होगा कि एक स्ट्रोक यहाँ से लेना है, फिर यहाँ से घुमाना है और यहाँ पहले यह लिखना है, फिर यहाँ पर लिखना है 1 2 3 स्ट्रोक, आपको तरतीबात बताया गया होगा उसमें डिटेल देके, आप उससे भी सीख सकते हैं। लिहाजा हमने आज जो है मैंने थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दिया खांजी का, जापानीज जुबान का, और हिरागाना जो है हमने आ ई यू ए ओ और खा की कू के 10 हमने अल्फ़ाबेट आज सीख लिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि अच्छा दूसरी बात मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि मुझे जापानीज़ पढ़ाने का कोई तजुर्बा नहीं है और कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, लिहाजा हो सकता है कि जो एक प्रोफेशनल टीचर जो होते हैं उनका पढ़ाने का अंदाज़ कुछ और हो, और मैं तो जो सीखा है और जो मैं जिस तरह पढ़ा सकता हूँ मैं उसी तरह पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो टीचर जो होते हैं उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली होती है किस तरह पढ़ाया जाए स्टूडेंट्स को और उनको किस तरह सिखाया जाए। लिहाजा मेरे पास तो आई हैव नो एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस को जापानी में कहते हैं खेकेन, तो मेरे पास कोई खेकेन नहीं है कि मैं इस तरह आपको अंदाज से पढ़ा सकूं कि जैसे प्रोफेशनल हो। लिहाजा जो मैं समझता हूँ कि इस तरह पढ़ाया जाना चाहिए तो मैं उस तरह की कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि मैं आपको पढ़ाऊँ। इसमें हो सकता है मेरे पढ़ाने के अंदाज में कुछ जुमले में बाज़ कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो जाए, बाज़ ऐसा हो सकता है, तो लिहाजा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरी तस्हीह भी कर दीजिएगा, मेरी दुरुस्ती भी कर दीजिएगा, करेक्शन कर दीजिएगा। और मुझे पता है कि जब ये हमारी वीडियो चलेगी तो इसमें ऐसे कई लोग होंगे जो कि एक्सपर्ट होंगे, टीचर भी, वो पढ़ेंगे, हो सकता है वो मेरी गलती भी निकालें, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो प्लीज़ कमेंट्स में मेरी गलती की निशानदेही करें ताकि मुझे भी सीखने का मौका मिले, मुझे भी बेंकियों का मौका मिले। लिहाजा आज मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। 18 ना चाहते हुए भी 18 19 20 मिनट की ये वीडियो बन चुकी है और काफ़ी तवील होती है ये, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम 10 से 15 मिनट की वीडियो रखा करेंगे यूट्यूब, ठीक है। तो जो दोस्त इसको मुस्तकिल देखना चाहते हैं, आज से जो मुस्तकिल जो मेरी वीडियो देखना चाहते हैं वो इसे सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो उनको भेजने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि उनको ऑटोमेटिक मालूम हो सके। तो इसके साथ ही मैं और कुछ कहना चाह रहा था, हाँ, कि फिर मैं बार बार बताता चलूँ कि मैं यहाँ पर लोगों को बेसिक जापानी सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि उन लोगों के लिए कि जो कि जापान में मुकीम है और पुराने हैं, वो बोलना और समझना वेल अच्छा जानते हैं, लेकिन वो लिखने पढ़ना नहीं चाहते। मैं उनको सिर्फ बेसिक लिखना पढ़ना सिखाना चाहता हूँ मैं। तो हो सकता है हम हिरागाना खाता करने के बाद कम से कम 500-600 अल्फाज जो है खांजी के लिखना सीखें और पढ़ना सीखें। अगर आपने 500-600 अल्फाज खांजी के लिखना पढ़ना सीख लिए तो मुझे उम्मीद है कि एक खांजी का वर्ड अगर आप सीख लेते हैं तो उसकी मदद से आप कई अल्फाज जो है खुद ब खुद सीखते चले जाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।